अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में बात कि आखिरकार क्या है भारत का राजनीतिक भविष्य। आप कहेंगे बहुत ही वेग टॉपिक है। टॉपिक वेग नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक है, क्लैरिटी के साथ है। क्या होता है किसी भी देश का भविष्य? किसी भी देश का भविष्य उसका युवा होता है, और मैं असली युवा की बात कर रहा हूं। मैं कांग्रेस के डेफिनेशन 56 साल के राहुल गांधी वाले युवा की डेफिनेशन मेरी नहीं है। युवा यानी युवा 18 से 27-28 की उम्र तक, 18 से 27, 28, 29 की उम्र तक जो आज भारत में युवा है, जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक, उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात तक और राजस्थान से लेके मणिपुर तक, वो है भारत का भविष्य। वो युवा किस राह को पकड़ना चाहता है, वो युवा किस नेता में अपने भविष्य को बेहतर देखता है। मैं नहीं कहता कि एक ही पार्टी युवाओं को भविष्य दे सकती है। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, अगर बीजेपी कहती है X तो कांग्रेस कहती है Y, और आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी कहती है Z। तीन अलग अलग धाराएं हैं राजनीति की। उन तीनों धाराओं में से आपके लिए कौन सा सबसे सटीक है, वो आपको चुनना है। विकास की धारा दावा करती है बीजेपी, और अपने दावे को बैक करती है पंकज शर्मा जी इससे कि देखो, एक नहीं पिछले 3 जनरल इलेक्शन में हमने कांग्रेस को हराया ही नहीं, कांग्रेस को हराने से लेकर कांग्रेस के खात्मे तक। पॉलिटिकली स्पीकिंग, पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी का बीजेपी कहती है हमने राम नाम सत्य कर दिया, कांग्रेस कहती है कैसे कर दिया। हमारी वो सोच है जो इस देश से कभी मर नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी का दावा है सुधांशु जी कि जिस आप दूर से दूर गांव में चले जाइए, कस्बे में चले जाइए, जहां बिजली ना हो, जहां पानी ना हो, वह इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की तस्वीर मिल जाएगी। यह उस कांग्रेस का दावा है। लेकिन बीजेपी कहती है चलो मान भी लिया तुम्हारा दावा पंकज जी, जिस घर में तस्वीर भले ही इंदिरा गांधी की हो, लेकिन वोट बीजेपी को पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी हर घर जल ला रही है। बीजेपी नहीं देख रही कि घर दलित का है या ठाकुर का। वो कह रहे हैं गांव में सड़क बन रही है, वो थोड़ी देख रहे हैं कि सड़क कितने मुसलमानों के गांव से, कितने ठाकुरों के गांव से और कितने ओबीसी गांव से होते निकल रही है। सड़क तो सड़क है, जिसको जोड़ेगी वो सब जुड़ेंगे। तो कौन है जो असली विकास की बात करता है? बीजेपी जो दावा करती है कि कितने 100 किलोमीटर सड़क रोज बनती है, या वो कांग्रेस जो कहते हैं जो ले लद्दाख में हुआ, युवा उठो, वो राहुल गांधी जो कहते हैं जेन जी अपने आप अपनी डेमोक्रेसी को बचाओ। ये मेरा काम नहीं है डेमोक्रेसी को बचाना, मेरा काम है तुमको पुश करना। जो लद्दाख में हुआ उसने हमारी आंखें खोल दी हैं। पाकिस्तान कनेक्शन, नेपाल कनेक्शन, खुला आह्वान कि नेपाल बना दो। ऐसा नहीं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वांगचुक साहब ने किया हो। क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नहीं किया? किया कि नहीं किया? किया। क्या और कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया? किया। लेकिन आज बात एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की नहीं सुधांशु जी या पंकज जी, सतीश जी, बात क्लैरिटी से कि आपका क्या रास्ता है। बीजेपी की जो राजनीति है वो बीजेपी की है, आप क्या ऑल्टरनेटिव देते हैं? अनुराग भदौरिया, अपनी बात कीजिए। आज शनिवार शाम 7 बजे पूछता है भारत में, क्योंकि पूछ रहा है भारत
कि अनुराग भदौरिया आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी लाइन ऑफ राजनीति बताइए कि अगर अखिलेश यादव को जैसे पिछले जनरल इलेक्शन में देश की जनता ने उत्तर प्रदेश में समर्थन दिया, अगर इस बार दिया तो आप क्या करेंगे? बीजेपी क्या नहीं कर रही या क्या कर रही है वो सुधांशु जी को बताने दीजिए। आपकी क्या ऑल्टरनेटिव लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है? आपका लेह लद्दाख पे क्या बोलना है? आपको लगता है कि डेमोक्रेसी बचाना भारत के युवाओं का काम है? मैं मानता हूं भारत का युवा बहुत जोशीला है। भारत के पास ये युवा शक्ति ही तो है जिसके दम पे हम अमेरिका और चाइना से भिड़ जाते हैं कि चाइना तेरे पास तकनीक है, अमेरिका तेरे पास इकोनॉमिक पावर है, तो हमारे पास वो पावर है जो ना तुम्हारे पास है और ना अगले 40 साल में होगी, और वो है द यूथ, युवा की शक्ति। उस युवा शक्ति को, वो युवा शक्ति उस न्यूक्लियर शक्ति की तरह है कि जिसको आप जिस राह पे डाल देंगे वो उस राह पे एनर्जी देने लगेगी, और वो अकूत एनर्जी है। वो एनर्जी ही एनर्जी है। उस एनर्जी को कंट्रोल करके रखना, उस एनर्जी को सही दिशा में रखना बेहद जरूरी है। कंट्रोल और नॉट। मुझे नहीं लगता कि युवा इतनी जल्दी कंट्रोल हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जब जेनजी की डिबेट हो रही थी कि हर सीनियर को लगता है, हर बाप को लगता है उसके बेटे को कि सही राह पे चलना चाहिए, कि बेटा ये तू गलत राह पे चल रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो हो सकता है युवा गड़बड़ करे, वो भटक जाएं, लेकिन हमारे राजनेताओं का और हर एक राजनीतिक पार्टी का यह काम है, चाहे धर्म के नाम पे हो या देश के नाम पे, चाहे दावा आप विकास की राजनीति का करें या दावा आप जाति का करें, आपके अगर मन में और आपके पार्टी में अगर उद्देश्य देश का है, तो मैं ये नहीं मानता कि आप आंदोलन निकालें, आप प्रोटेस्ट निकालें, आप यात्रा निकालें। उस यात्रा में कभी पथराव हो सकता है, उस यात्रा में कभी आगजनी हो सकती है, उस यात्रा में कभी किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उस यात्रा में पुलिस वालों को मारा जा सकता है। उस आंदोलन में अपनी भड़ास में जानता हूं इस देश का युवा और अ कंसिडरेबल अमाउंट, अ कंसिडरेबल नंबर फ्रस्ट्रेटेड है। क्या बिहार, जहां इलेक्शन होने वाला है पंकज जी, युवाओं के पास नौकरी है? नहीं है। क्या उनको पता है जब वो बड़ी बड़ी कंपनियों से पढ़ के आएंगे तो क्या बिहार में एक भी कंपनी है जहां वो काम कर सकते हैं? वो लद्दाख जहां हमने अभी देखा उग्र आंदोलन, मुझे बताइए, पूछता हूं मैं, और वो यूनियन टेरिटरी है बीजेपी से, मुझे बताइए कितनी कंपनियां लगी वहां, कितने बड़े बड़े, क्या मैं जानता हूं टेरेन का प्रॉब्लम है, वहां ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन क्या कुछ नहीं हो सकता? युवाओं के लिए क्या हो रहा है? अगर युवाओं को सही रास्ता नहीं मिला, तो अगर युवा बरगलाए जाते हैं या अगर उन्हें गलत रास्ते पे लाया जाता है या कोशिश की जाती है, जो कि हमने लद्दाख में देखा सुधांशु जी, तो फिर आप बोलेंगे कि युवा भटक गए। आप विपक्ष पे डालेंगे, विपक्ष आप पे डालेगा, युवा और फ्रस्ट्रेट होगा। आखिरकार इस देश को विकास चाहिए, यही तो युवा शक्ति है सुधांशु जी, जिस युवा शक्ति ने एक बार नहीं बीजेपी को 3-3 बार विजयी बनाया है जनरल इलेक्शन में। सुधांशु त्रिवेदी ऑन एयर प्लीज। सुधांशु जी। ऑन एयर सुधांशु जी, ऑडियो जा रहा है? हाँ जी, नमस्कार जी, प्रणाम सुधांशु जी। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। मैं यही कह रहा हूं, इस देश के पास वो युवा शक्ति है सुधांशु जी। अगर इस देश का युवा को इतनी आसानी से गलत राह पे जाने दिया गया, अगर इस जो लद्दाख में हुआ वो आपने देखा, हमने देखा, वी आर नॉट प्राउड ऑफ इट, गरिमा लद्दाख विजुअल्स, वो क्यों है? क्योंकि वहां का युवा फ्रस्ट्रेटेड है। एक सोनम वांगचुक आए या कोई वांगचुक या कोई आए, बरगला के चले गए। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। वहां पे कितनी नौकरियां दी हैं, क्योंकि विपक्ष कहता है कि सरकार नौकरी नहीं देती, इसलिए युवा फ्रस्ट्रेटेड है। विपक्ष के किसी नेता से पूछो, मैं कांग्रेस से पूछता हूं, वो कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि जिम्मेदारी सरकार से है, सरकार से पूछो। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत,
सुधा चतुर्वेदी जी। देखिए, जो कुछ देश में होने करने का प्रयास हो रहा है ये बहुत गंभीर है। देश के हर प्रबुद्ध नागरिक को समझना चाहिए ये सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या हो रहा है। पहले मणिपुर, उसके बाद लद्दाख। आपको लगता है सब कुछ बहुत सहज है? नहीं। पंजाब के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आप कल्पना करिए। और उसके बाद किसी न किसी धार्मिक अलगाववादी मुद्दे को लेकर कोई ना कोई एक वातावरण बनाना। मैं एक पूरी पिक्चर रखना चाहता हूं। देखिए, समस्या क्या हुई कि 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला और प्रचंड बहुमत मिला, तब तक जो लोग सत्ता को अपनी जागीर समझते थे, या यूं कहें सत्ता को अपनी बपौती समझते थे कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं ही रूल करूंगा, उन्हें लगा चलो एक बार इनका तुक्का लग गया होगा, अगली बार हम आ जाएंगे। और 2018 में आपको याद हो वातावरण भी ऐसा बना था। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत के बाद कांग्रेस को लगा हम 19 में आ जाएंगे। 19 में जब दोबारा आए, उसके बाद से आप देश में डिजाइन देखिए। उसके बाद पहले अचानक ये हो जाता है शाहीन बाग का आंदोलन, फिर कभी किसान आंदोलन, तो फिर कभी मणिपुर की घटना। आपको लगता है सारी घटनाएं अलग अलग हैं? नहीं साहब, इन सारी घटनाओं में एक गहरा संदेह। फिर लद्दाख की यह घटना, आज की स्थिति जबकि यह है कि महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने वाले लोगों से पूछिए, आज महंगाई 2% पर है, मई में 1.5% पे थी। विकास की दर 7% है, यानी महंगाई की दर से 3.5 गुना है इस समय विकास की दर, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और वो सारी अपनी जगह है। जहां तक और बेरोजगारी का जो सबसे ऑथेंटिक डाटा माना जाता है वो होता है ईपीएफओ, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जो अकाउंट्स होते हैं। वो मई का जो डाटा अभी तक मई तक का अवेलेबल, उसमें 20 लाख लोग जुड़े हैं। वो सारे विषय अपनी जगह हैं। जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो कौन बना रहा है? रोजगार नहीं सृजित हो रहे हैं। अगर यहां इस समय करीब 80 के से अधिक एयरपोर्ट्स बन गए, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, अगर भारत मोबाइल हैंडसेट के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक हो गया, तो मेरे भाई ये बना कौन रहा है? अगर 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो कोई तो बना रहा है, और कोई बना रहा है तो कहीं तो रोजगार सृजित हो रहे हैं। वो सारी चीजें प्रैक्टिकल दिख रही। मगर यहां पर समस्या क्या है, यहां पर गंभीरता से समझ। मैं ये भी नहीं आरोप लगा रहा हूं कि विपक्ष के सारे नेता उनको पता ही है, हो सकता उन्हें पता भी ना हो, वो अनजाने में इस खेल के मोहरे बन रहे हो। मगर आप ये समझिए कि इस समय पूरे विश्व में जो हो रहा है, भारत के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, यदि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार हमारी नहीं होती, तो भारत पता नहीं कैसी गंभीर चुनौतियों का सामना इस समय कर रहा होता। हम ये समझ सकते हैं। आप छोटी सी बात देखिए, ये आई लव मोहब्बत का मुद्दा कहीं चल रहा है। अरे भाई आप समझाइए ना। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई सांप्रदायिक बातों में मत पड़ो, विकास की बात में कब पड़ो। तो मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ आप कहते हैं मुस्लिम समाज विकास की दौड़ में बहुत पीछे है, सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन आपसे कहती है। फिर पिछले 5 सालों में उनको समझाइए ना भाई, कहीं शाहीन बाग को लेकर, तो कहीं औरंगजेब की कब्र को लेकर, तो कभी नकाब को लेकर, तो फिर कभी आई लव मोहब्बत को लेके। मेरे भाई ये क्यों कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो ना। ना ना ना, उनको ये नहीं बताना है। सारे ज्ञान देव पाने यहां बनने हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, कई बार विपक्ष वाले भी अनजाने में उसके शिकार हो सकते हैं, पर हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ है। और ये जो जेन जी की बात कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं ऐश्वर्य जी। जी जेन जी जानते क्या है? क्या? एक कांग्रेस के चीफ फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, जिन्होंने संसद के पटल पे खड़े होकर कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में कैसे हो सकता है। यहां के लोग तो कम पढ़े लिखे, यहां के लोग कम टैक्स सेवी हैं, यानी उनको भारत की यंगर जनरेशन की कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं था। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी को भरोसा था, और उन्होंने देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन में आज इंडिया दुनिया में नंबर 1 का कंट्री है। 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे यहां होता है। यूपीआई वीजा को छोड़कर सब। ये है जेन जी, यानी नए भारत की पहचान है जेन जी। देखिए जेन जी जानते क्या है? जेन जी वो है कि वो जो जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी, गुकेश दमराजू, वो जेन जी है। अगर आप कहें तो भारत में अभी मिग को हमने पिछले कल ही उसका समापन किया है, विदाई की है। मिग को सोल फाइटर उड़ाने वाली जो भारत की पहली महिला फाइटर थी, अवनी चतुर्वेदी, वो जेन जी है। मगर यहां समस्या क्या है कि इन लोगों को यह देखना है कि वो जो सकारात्मक कंस्ट्रक्टेड, यानी जो यूनिकॉर्न बनाने वाला, वो जो नए स्टार्टअप शुरू करने वाला, वो जेन जी नहीं दिखाई पड़ना है।
जेंजी का आदर्श सत्य नडेला, सुंदर पिचाई और इंदिरा नूई यानी दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के वो नहीं होने हैं। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में क्या कहा था कि आईआईटी मद्रास के वो बच्चे जिन्होंने नया सैटेलाइट अपने बीटेक में पढ़ते हुए बना लिया, वो जेंजी नहीं दिखना है इनको, वो जेंजी दिखना है जो पत्थर चलाता हुआ दिखे, जो आगजनी करता हुआ दिखे, जो भारत विरोधी नारे करता हुआ दिखे। और ये वो उससे इनको मतलब भी नहीं है। ये तो साहब 10 साल पहले से वहां खड़े हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों के साथ वहां खड़े हुए थे, और शाहीन बाग के समय और किसान आंदोलन के समय किचन नेक काटने वालों के साथ खड़े हुए थे। तो इनकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। युवाओं की शक्ति को सकारात्मक दिशा देते हुए देश की प्रगति की तरफ ले जाने के लिए मोदी जी प्रतिबद्ध हैं, और अपनी राजनीतिक हार की खींच उतारते हुए, वो भड़ास उतारते हुए भारत में विप्लवकारी वातावरण उत्पन्न करने का ख्वाब देखते हुए ये लोग हैं। ओके सुधांशु जी, पंकज जी आ रहा है उसके बाद सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ भारती जी, अवधि आम आदमी पार्टी। सोमनाथ जी, भारत का भविष्य भारत का युवा है। आपकी सरकार एक ऐसे सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में है, पंजाब में, जहां का युवा कहा जाता है बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाता है, इमोशनल है। आपको सबसे बेहतर समझना चाहिए कि भारत के युवा को सही दिशा देना कितना महत्वपूर्ण है। सोमनाथ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्या जी। मैं सुन रहा था अपने परम मित्र सुधांशु जी को। देखिए, करीब करीब एक ही वक्त सेंटर में माननीय मोदी जी आए और दिल्ली में केजरीवाल जी आए। मोदी जी की पॉलिटिक्स में कहीं नहीं सुनने को मिलता है कि हमने इतने स्कूल खोल दिए, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट से बेहतर कर दिया, हमने इतने हॉस्पिटल्स खोल दिए, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स से बेहतर कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, हमने बिजली, पानी और भी जन सुविधाएं गरीब आदमी के वो अफोर्ड कर सके उस वहाँ तक लेके आ गए। वहीं जब केजरीवाल जी को सत्ता मिली, उन्होंने कुल अपनी पूरी जितनी ऊर्जा थी इस मुद्दे पे लगाया कि वे गरीब के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं वो क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल की स्थापना की। और स्थापना के कारण यह रहा कि दिल्ली के स्कूल को देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी भी आए, बहुत चर्चा रही। यूएस की फर्स्ट लेडी अगर आई तो गुजरात नहीं गई देखने के लिए स्कूल, दिल्ली में देखा उन्होंने। दिल्ली के हॉस्पिटल्स प्राइवेट को मात कर रहे थे। दिल्ली का जो फ्री बिजली का स्कीम था, दिल्ली का जो फ्री पानी का स्कीम था, करीब करीब हर राज्य में इसकोपन पाया गया। जब तक आप जन सुविधाओं के मूल समस्याओं के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक युवा देख रहा है हम किधर जाएं, तो बगैर स्कूल बने बच्चे बढ़ जाएंगे हमारे आगे। आज यह हो रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में कि 20 साल से शासन कर रहा भाजपा बिहार में, 11 साल से शासन कर रहा भाजपा केंद्र में अपने चुनावी भाषणों में कामों की गिनती नहीं कराता। क्या गिनती करा रहा है? मेरी मां की बेइज्जती कर दी, मेरे मां को गाली दे दिया, हिंदू मुसलमान हो गया, हम ये मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस छीन लेगा। अरे भाई, ये हो क्या रहा है? मैं जानना चाहता हूं सुधांशु जी से कि कभी भी क्या जो इलेक्टोरल प्रोमिसेस करते हैं उसकी कोई महत्ता है या नहीं है? आपने कहा कि डॉलर रुपये के बराबर ले आएंगे, आज रुपये इतनी कमजोर हो गई है 100 के बराबर पहुंचने वाली है। आपने कहा कि जो डीजल है, जो पेट्रोल है, वो 30 रुपये में ले आएंगे, आज कहाँ आसमान छू रहा है, महंगाई कहाँ छू रही है। कभी जमीन पे जाए सुधांशु जी और आम आदमी से बातचीत करके देखिए, लोग इतने परेशान हैं, घर चलाने मुश्किल हो गए हैं। जब से दिल्ली में भाजपा आई है त्राहिमाम हो रहा है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जब तक आपकी करनी और कथनी में केजरीवाल इफेक्ट नहीं आएगा, तब तक भारत का युवा निराश होकर के सुधांशु जी, आज जो तरह की बातें हो रही हैं, हमें डर लगता है। सोमनाथ जी कह रहे हैं जब तक आप ये, अगर आपने सिर्फ बोला कि एक के साथ एक फ्री देंगे और नहीं दिया, कथनी और करनी में फर्क नहीं। अगर आपने बोला एक के साथ एक फ्री देना है तो देना पड़ेगा लालू जी स्टाइल में। अगर आप बोलेंगे सिर्फ एक के साथ एक फ्री और देंगे नहीं तो फिर गलत बात हो जाएगी।
बोलिए, एक के साथ एक फ्री तो दीजिए भी। सुधांशु जी, मैं संक्षेप में इसका उत्तर नहीं, देने का ऐश्वर्या जी, प्रयास मैं इस पे करूंगा थोड़ा कि सा सोमनाथ कमेंट जी ने कर दूं, बोला, चूंकि ताकि आपने हमारे बात मित्र भदौरिया कहीं जी और को घुमा भी- दी। नहीं नहीं भाई ने घुमाई उसी पे है। चूंकि सोमनाथ भारत जी, की please युवा की don't बात worry. कर रहे हैं तो थोड़ा सीरियसनेस रहने दीजिए इसमें। नो, इट इज वेरी सीरियस। नहीं, कृपया करके मजाक आपकी ना सरकार बनाइए, उसमें गिरी है भारत की युवा सर। की बात चल हाउ रही कैन है। देयर बी एनीथिंग मोर तो सीरियस भारत देन के युवा दिस? को ये भी पता है कि नोएडा कहां है। सुधांशु जी, इज काउंटर। So we need to understand that. We need to be serious about it. एब्सोल्युटली। We can't make joke of भारत का युवा। कि वही तो मैं कह रहा हूं, मत करिए। Direction. सुधांशु जी की पार्टी नहीं, इतने बिल्कुल। राज्यों में इतने राज्यों में शासन में। अनुराग जी आ रहा हूं, पंकज जी अगर आपको coming to you एक के next. ऊपर एक फ्री देखनी है ना, चलिए मेरे साथ फरीदाबाद में, चलिए मेरे साथ गुड़गांव में, दिखाता हूं कितना मिलता है एक के ऊपर एक फ्री। सुधांशु जी, अरे अभी अभी भाजपा ने 25 से उम्र नहीं, घटा के 21 मगर- किया है दिल्ली में शराब पीने के लिए। कभी आपने इस पे डिबेट किया है? वंडरफुल, पॉइंट टेकन। सुधांशु जी, इज काउंटर। अब जवाब दे दें साहब। दीजिए। आपने उद्गार व्यक्त कर लिया, मैं संक्षेप में जवाब देने का प्रयास करता हूं ताकि अभी हमारे मित्र भदौरिया जी को आपत्ति ना हो कि मेरे दूसरे विपक्षी साथी को टाइम मिला है मगर अभी मुझे नहीं मिला है, तो मैं जवाब देता हूं। आपने ऐसा बेहतरीन मॉडल दिया है कि भारत के इतिहास में एक ही शिक्षा मंत्री था, वही शिक्षा मंत्री एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दे रहा था। दारू मंत्री और शिक्षा मंत्री एक हो, ऐसा आपको भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और सोमनाथ भारती जी ने बहुत सही कहा कि लगभग एक ही टाइम पे मोदी जी सत्ता में आए और केजरीवाल जी आए, मगर किस तरीके से आए सोचिए। मोदी जी जनसंघ के जमाने से 67 कितने साल स्कूल बन तक गए आपके संघर्ष साथ- करते आपके हुए शासन एक काल में बार सुधांशु कांग्रेस जी? से समझौता नहीं किया। और कितने कांग्रेस हॉस्पिटल बन गए बता सर, दीजिए। आपने अपने टाइम पे बोलिए, क्यों आपको जो बोलना था बोल लिया आपने। नहीं, कितने युवाओं अब को दर्शकों के आपने साथ अन्याय मत नौकरी दे करिए, दी? मैं अपने अपने टर्न का इंतजार करिए। अरे भाई मेरी पूरी आप अब बात तो सुनिएगा तो सब बताऊंगा। अभी अब काहे परेशान है भाई, आपने इतना लंबा चौड़ा पॉइंट बोला तो पॉइंट बाय पॉइंट मुझे उत्तर तो देने दीजिए। आप सुनिए। और ये कैसे आए? अरे हमने 70 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, इन्होंने 70 दिन में समझौता किया। वही कांग्रेस जिसको लेकर ये लोग गालियां बकते थे उसके साथ लिखित पे समझौता किया। और याद करिए, केजरीवाल जी भी युवाओं के ही प्रतीक बन के आए थे और वो एक्सपेरिमेंटल हमने पॉलिटिक्स आपकी कितनी इलू-इलू detrimental है, हो एक-एक गई। करके मैं सर। सोमनाथ भारती जी को बताना चाहता हूं कि जो अन्ना आंदोलन हो रहा था, भाई ये क्या तरीका है बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का? एक एक साहब? करके बोलिए, एक एक। दर्शकों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? आप बोल रहे थे, सबने शांति से सुना है। एक आपका टर्न है, मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। और आपका जो आंदोलन हुआ था, अब मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, बहुत पुरानी बात नहीं, लोगों को याद होगा। वो कोई स्कूल बनाने के लिए और सड़क बनाने के लिए और मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा नहीं कर रहे थे। मुझे चाहिए जन लोकपाल। कहां गया जन लोकपाल मेरे भाई? वो तो टोपी भी फेंक दी। कहेंगे दिल्ली में सरकार नहीं थी, पंजाब में तो पूर्ण सरकार है, बना दिया लोकपाल। आपकी पार्टी में एक लोकपाल थे, एडमिरल रामदास, फेंका दिए उनको। ये होता है वो करने का प्रयास करना कि जो अंदर से कुछ और ये विश्वसनीयता का संकट। खैर वो छोड़िए कि केजरीवाल जी की पार्टी ने क्या क्या किया, वो जनता ने उसको देख लिया और जनता ने उसको देखने के बाद अपना मत भी दे दिया। मगर इनको बताना चाहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। भाई साहब, आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी ने कोई स्कूल नहीं बनाया। भाई साहब, 325 मेडिकल कॉलेज बने मोदी जी के आने के बाद। और सुनिए, एक जमाने में 50 साल तक एक ही एम्स था। अटल जी के टाइम में 7 एम्स बने थे, अब मोदी जी के टाइम में 23 एम्स हैं। 550 नई यूनिवर्सिटीज बनी हैं, 80 नए एयरपोर्ट बने हैं, ये रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, पूरे 100% पावर का कवर हो गया है। और भारती भाई कान खोल के सुनिए, भारत ने ऊर्जा के उत्पादन में 50% इंस्टॉल कैपेसिटी क्लीन एनर्जी से प्राप्त कर ली है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बने हैं। इस समय ऑल G7 G20 कंट्रीज में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस समय जो महंगाई की दर है वो ऑल टाइम लो पे है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, कांग्रेस के रिजीम में कभी बताइए जब महंगाई की दर विकास की दर की 1/4 रही हो। और रही बात रोजगार सृजन करने के, तो जब आप आए तब 11 करोड़ EPFO अकाउंट थे, 26 करोड़ हैं। तो मैं पहले भी जवाब दे चुका, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने सारा इस बात का जवाब दिया कि इतनी सारी चीजें बन रही हैं इस देश में, तो आसमान से जिन्नात आके नहीं बना रहे हैं। कोई ना कोई तो मोबाइल हैंडसेट बना रहा है, कोई ना कोई ऑटोमोबाइल बना रहा है, कोई ना कोई तो सड़क बना रहा है, कोई ना कोई सैटेलाइट बना रहा है। भारत ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, कोई तो बना रहा है ना।
भारत ने 100 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दिए, कोई तो बना रहा है ना, पंकज शर्मा मगर जी। इसके नजरों पे चश्मा ही चढ़ा हुआ, उसे क्या दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं सिर्फ एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा, देखिए साहब, नजारा बहुत बदला है, पर नजर पे से वो चश्मा हटाइए। और केजरीवाल जी ने जो किया था, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि राजनीति का नया प्रयोग कितना भयानक रोग ला सकता है, वो दिल्ली और पंजाब को देख के समझ में आता है। पंकज शर्मा, पंकज जी, अनुराग जी कमिंग, पंकज जी को छोटा बोलना चाह रहे हैं। पंकज जी, मैं बोल लूं या सुनिए मैं ये गलत बात है, आप इधर उधर भाग रहे हैं। अगर किधर भाग रहा हूं मैं? रिलैक्स कीजिए, हम लोग को क्यों बुलाया? स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग पंकज जी लाइक दिस। क्या पंकज भाग शर्मा रहे जी, हैं आप? अनुराग जी आ रहा हूं, कहां भाग रहा हूं? रिलैक्स पहले ही कीजिए। कहा था कि भदौरिया जी को प्रॉब्लम होगी अगर हम अभी। लोग बोलने का क्यों होती है इतना पेशेंस, सब्र होना चाहिए। एजेंडा चलाने बैठे हैं पंकज जी, आपको एजेंडा चलाना है भाई। अरे आप बुला के सब, उसके बाद लास्ट में बोलोगे जल्दी बोलो। अरे जल्दी कौन बोलो, भैया, खत्म हो गया। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। कमाल है पंकज जी आपका बोलिए ना। अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स कीजिए ना, थोड़ा तो सब्र कीजिए। आपसे ये सब देखिए, जब सुधांशु अरे वो आप ही के जी साथी हैं अपने भाई, इंडी उद्गार गठबंधन के व्यक्त कर साथी रहे हैं, हैं, बोलने दीजिए। जो आजकल नया पैटर्न शुरू पंकज जी बोलिए। कि सबको बैठा मैं कह रहा हूं कि जब सुधांशु जी अपने उद्गार व्यक्त कर रहे होते हैं तो स्वयं ही इतने मत्त अवस्था में होते हैं कि आसपास की सच्चाइयां उनकी आंखों से ओझल हो जाती हैं। अरे सुधांशु जी, सत्ता को अपनी बकौती तो वो लोग समझ रहे हैं, सत्ता मिलने के बाद से इतने आत्ममुक्त हैं कि जनसभाओं में भाड़े के लोगों से अपने नाम का आलाप लगवाने के लिए आजकल बाकायदा ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित करने लगे हैं। मालूम है आपको? वो शाहीन बाग, किसान आंदोलन, मणिपुर, लद्दाख, इन सबके बीच उनका संबंध दिखाई दे रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें आम आदमी के सार्वजनिक संसाधन ग्रहण का इस्तेमाल करने में भी षड्यंत्र रचना देता है। ये बहुत कामयाब विमर्श है कि अपनी पंकज जी आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूं। पंकज जी आपका ऑडियो क्रैक करा रहा है। पंकज जी सर आपका ऑडियो क्रैक कर रहा है। सतीश जी क्या हुआ? सतीश जी आ रहा हूं सतीश जी, समझ रहा हूं। आई कैन सी योर हैंड एक्शन, सुनाई नहीं दे रहा है, मैं समझ रहा हूं, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा, मैं करा रहा हूं ठीक, करा रहा हूं सर, करा रहा हूं ठीक। पंकज जी सर आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, ठीक करा रहा हूं। अनुराग भदौरिया प्लीज कैरी ऑन। अनुराग भदौरिया बोलिए, पंकज जी का ऑडियो ठीक कराइए प्लीज, बोलिए अनुराग जी। देखिए, सवाल है, मुझे पूरा जवाब देने दीजिएगा, जितना आपने समय दिया है दूसरों को तो मेरा भी सुन लीजिएगा। सुधांशु जी ने कहा कि हमारी सरकार आई, आईआईटी में नए नए उपक्रम लड़के बनाने लगे, आईएम आ गया। अरे भाई आईआईटी पहले भी था, पहले भी बच्चे पढ़ते थे, कोई बीजेपी की वजह से आईआईटी में एडमिशन नहीं हो रहा है। बच्चे अपनी मेहनत से, अपने कंपटीशन से आईआईटी में जाते हैं, आईएम में जाते हैं, कोई इसमें बीजेपी का योगदान नहीं है। दूसरी बात, आपने बोला 315 मेडिकल कॉलेज खुल गए, शायद आपको याद नहीं, जो मेडिकल हॉस्पिटल जिले में थे ना, उन जिले के हॉस्पिटल को आपने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। तो हालत ये हो गई कि स्ट्रेचर नहीं मिलता है तो साइकिल पे ही अगर कोई बीमार हो जाता है लाद के ले जाना पड़ता है। वो आपने विजुअल देखे कि नहीं देखे, किस तरह से बैलगाड़ी पे लाद के ले जाते हैं। ये हालत है 315 मेडिकल कॉलेज खुलने पे। आपने कहा 500 यूनिवर्सिटी हमने खोल दी, भैया नाम भी बताते जाइएगा। 500 यूनिवर्सिटी विश्व क्लास की कहां खुल गई है, और जो यूनिवर्सिटी खुली है, अगर इतनी यूनिवर्सिटी आपने खोल दी तो ये भी बता दीजिए कि नकल माफिया कहां से पैदा हो गए। हर बार पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक कैसे हो जाता है उसके बारे में बताते जाइएगा। फिर आपने कर दिया, हमने ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा दिया, बिजली कट बताते जाइएगा किस तरह से बिजली चली जाती है और घंटों घंटों बिजली नहीं आती है। फिर आपने बोला हमारा मोबाइल उत्पादन में हम नंबर 1 हो गए, इंडिया डिजिटल हो गया। अरे भैया डिजिटल इंडिया हो गया, और आपसे जब वोटर का मांगा जाता है भैया चुनाव आयोग से कि आप वो डिजिटल दे दो, वोटिंग जो इस तरह वोट डालते हैं वो डिजिटल डाटा दे दो, तब आप नहीं दे पाते, तब आपकी टाई फिस हो जाती है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये डायलॉग में अच्छा लगता है। आप कह रहे थे महंगाई कम हो गई है, पहली बार विश्व में, दुनिया में पहली बार इतनी महंगाई कम हुई है। डीजल पेट्रोल क्या भाव है, आटा तेल चावल दाल क्या भाव बिक रहा है, पहले क्या भाव था आज क्या भाव है। ये सवाल जो है ना आपके, इसके जवाब आपके पास नहीं होते। डाटा होता है, डाटा में तो आपने 500 यूनिवर्सिटी खोल दी, 315 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, 23 एम्स खोल दिए, आईआईटी में आप कह ही रहे हो पता नहीं क्या हो गया। तीसरी बात आप क्या कह रहे थे, आप कह रहे थे कि हमने, अरे भैया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये कितनी बार गिनाओगे भाई कि मोबाइल फैक्चरिंग में हम हो गए। अरे भैया देव वर्ल्ड कहां से कहां पहुंच गया, मोबाइल पे टिके पड़े। फिर कह रहे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन क्यों हुआ था पता आपको? क्योंकि आपने गलत कानून पास किया था, काला कानून पास किया था। किसानों ने अपना अधिकार आपसे छीना है और आंदोलन के माध्यम से छीना है, लोकतांत्रिक तरीके से। मणिपुर जलता रहा और आप देखते रहे, कोई आपने कार्रवाई नहीं की। सीए आप लेके आए, तो आपके साथ दिक्कत है कि आपकी सरकार में आप ना काम गिनाते हो, ना आप ये बताते हो कितनी है आप लोग आज, कितने रोजगार मिल गया, ओके। महंगाई
बेरोजगारी, ओके। हेल्थ व्यवस्था, ओके। एजुकेशन व्यवस्था, इस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे आप चर्चा ही नहीं करते। आप कहां वोट मांगते हो? तो आप वोट पूछते हैं किससे इसी पे। मांगते हो? आपसे पूछा उन्होंने कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, तो आप पता क्या कह रहे थे? एक सेकंड, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? जब आम आदमी के प्रवक्ता ने पूछा, आपका जवाब पता क्या था? बताइए वहां पे जब ये आपका आंदोलन पंकज हो जी रहा का था ऑडियो ठीक हुआ? और आपके आ रहा हूं आंदोलन में सुधांशु जन जी। लोकपाल लाने की बात थी और वहां पे समझौता कांग्रेस से किया। अरे भैया, किससे समझौता किया? आपसे नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2014 के बाद से आपकी सरकार, आपने देश को क्या दिया है? आपने डाटा के अलावा देश को पंकज क्या जी का दिया? ऑडियो कौन ठीक हुआ? किससे समझौता करता है? युवाओं को कोई लेना देना नहीं है, जनता को कोई लेना देना नहीं है। युवाओं को मतलब है कि ओके। आपने उनके लिए रोजगार, पंकज जी इस काउंटर, पंकज जी आ रहा हूं, आपका ऑडियो दोबारा पैच हो रहा है। सुधांशु जी आपका काउंटर, उसके बाद पंकज जी और फिर सतीश जी के पास आ रहा दीजिए आप। हूं। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, पंकज जी का ऑडियो पैच कराइए जल्दी प्लीज। देखिए, मैं ये कह रहा था, सुधांशु जी मुझे लगता है कि भदौरिया जी मणिपुर, लद्दाख, इन सबके बीच एक अंतर संबंध दिखाई दे रहा है। जी सुधांशु जी, तो आप ऑडियो मैन को जी, पंकज जी अभी ठीक नहीं हुआ है सर, माफी चाहता हूं, गूंज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। सुधांशु जी इस काउंटर, सुधांशु त्रिवेदी भी नहीं कहा कि आईआईटी हमने खोली। मैंने कहा जेन जी का प्रतीक वो है जो आईआईटी मद्रास के वो बच्चे जिन्होंने सैटेलाइट बना दिया इंजीनियरिंग में पढ़ते हुए। प्रधानमंत्री जी ने जिसको बोला था, भाई मैंने बोला ये आप कुछ बोलने लगते हैं, मतलब वही एआई जनरेटेड मामला है कि जो हम लिख के लाए वही बोलते रहेंगे। आपने कहा हॉस्पिटल को कॉलेज बना दिया। अरे भाई, हॉस्पिटल में इलाज होता है, मेडिकल कॉलेज में डिग्री भी मिलती है, हॉस्पिटल में डिग्री मिलने लगेगी, छात्र आगे पढ़ने लगेंगे, क्या बचकानी बात करने लगते हैं। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ऊर्जा बढ़ा, उत्पादन बढ़ा दिया, कोई जाके चेक कर सकता, बगैर सुने हुए आदमी कमेंट करने लगता है। भाई अब आप सुनिए, भदौरिया जी ध्यान दीजिए आप, मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कहा क्लीन एनर्जी में हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% हो गई है। और मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार ने टारगेट रखा था कि 2030 तक हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 40% होगी, तो 2022 में कंप्लीट कर लिया गया। फिर तय किया गया कि रिवाइज एस्टीमेट जो हो जाएगा, टारगेट 50% होगा 2030 तक, वो 2025 में पूरा कर लिया गया। मैंने ये कहा था और आप पता नहीं क्या सुने, और आपने कहा इसी से मांगा। कब मांगा? इसी से मैं चुनौती देके पूछता हूं, इसी से कभी नहीं मांगा आपने, सिर्फ आगे बयान दिए खड़े होकर। और मैं बयानों के बारे में कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हो रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मात्र साल भर पहले कहते थे ईवीएम हैक हो रही है। अब मैं एक बात कहूं, अगर आपका ईवीएम हैक का आरोप सही था, आप कहते थे बटन कोई भी दबाएं वोट भाजपा को जाता है, अगर यह सही है तो फिर किसी को वोटर लिस्ट बदलने की क्या जरूरत है? अगर आपने ईवीएम हैक को छोड़कर वोटर लिस्ट उठाया, मतलब आपने मान लिया कि ईवीएम हैकिंग का आरोप झूठा था, साबित हो गया ना आरोप झूठा था, इसका मतलब साफ है कि ना आप उसमें ईवीएम हैकिंग के हैकाथन में आए थे जब बुलाया था चुनाव आयोग ने, ना पूछ रहे तब आए थे, वो भी आरोप झूठा था और यह भी आरोप झूठा है। इसीलिए आपकी किसी भी चीज के ऊपर जनता अब विश्वास नहीं करती है, यह बात भली भांति लोगों को समझ में आ चुकी है। और मैं एक और प्राइस पे बात कह दूं, अब मैं डाटा नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, जरा आप बहुत कान खोल के सुन लीजिए मेरे भाई। जब आप 10 साल का तुलना करें तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, आज डीजल पेट्रोल का प्राइस क्या है? 94-95 रुपए। जब हमारी सरकार आई 2014 में कितना था? 67 रुपए, यानी कितना बड़ा 60%। जब हमारी सरकार गई 2004 में तब कितना था? 32 रुपए। 32 से 67 हुआ 10 साल में, यानी कितना बड़ा? 120%। और इन 10 साल में कितना बड़ा? 60%। भाई साहब, चाय करना अपनी जगह बात है, फैक्ट बात करिए। दूध, मक्खन, पनीर सबका आप देख लीजिए, दालों का भी देख लीजिए, आपको पता चलेगा 4 से 14 के बीच में जितना बड़ा था उससे कहीं कम बड़ा है 14 से 24 के बीच में। इसीलिए मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और सुनिए, गैस का भी प्राइस देख लीजिए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था ओपन मार्केट में गैस सिलेंडर। एनीबॉडी कैन गो एंड चेक, आज भी उतना नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, डाटा नहीं, आपको आकर बैठ के बोलना ही चले जाना है, कागज आगे पढ़ देना है, डिबेट कोई भी हो। देखिए पंकज जी के पास मैं आ रहा हूं। अनुराग जी रिलैक्स, मैं अगर मेरा ऑडियो मैन अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो ये नहीं कि मैं डिबेट नहीं करूंगा। 10 सेकंड दे दीजिए। नहीं, मैं आपको दूंगा 30 सेकंड बाद, फेड डाउन। 10 सेकंड दे दो। नहीं दूंगा, 30 सेकंड बाद दूंगा। पंकज जी और सतीश जी के बाद दूंगा, समझ गया? अभी आप क्लियरली वेट करो। पंकज शर्मा जी, अब सतीश जी को ही मौका दीजिए, अपने दूसरे साथियों को मौका दीजिए भाई। अरे वो नहीं, वो अपनी पार्टी में किसी को नहीं देते हैं। सतीश जी और पंकज जी तो तब भी बात की बात है, आप इनको बिठा दीजिए सभा के 3 प्रवक्ताओं के साथ, उनमें नहीं देंगे। लेकिन सुधांशु जी, ये आप बोल देते हैं आसानी से, लेकिन महंगाई का वादा तो कुछ और था ना।
मैं कह रहा हूं भारत के युवा को, पंकज शर्मा जी के पास जा रहा हूं, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट, आप जब अपना काउंटर करें तो दे दीजिएगा। भारत के युवा को रास्ता तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। बिहार में इलेक्शन है, सबसे युवा स्टेट है बिहार का, सबसे युवा स्टेट है देश का बिहार, सबसे युवा, सबसे ज्यादा अगर जेन जी जिसे कहते हैं, जिसको विपक्ष उग्र और ये दिखाने में बिल्कुल आमादा है कि उसको तो बिल्कुल त्राहिमाम चाहिए, वो सबसे ज्यादा युवा बिहार में है। उस युवा के पास है क्या? एक तो एमएनसी बताइए, एक तो बताइए कि जहां से वो पढ़ के आ जाए, जहां उसे नौकरी मिल जाए बिहार में, एक तो बताइए वो सुरक्षित घर से बाहर निकलने के लिए है नहीं। और ये सिर्फ बात बिहार की नहीं है, मैं कह रहा हूं युवा को एक दिशा तो दिखाएंगे। पंकज शर्मा जी, योर व्यू पॉइंट। तो 20 साल से बिहार में जो सरकार है उसने बिहार में उद्योग लाने की कोशिश क्यों नहीं की? केंद्र में सरकार बैठी है 11 साल से, इसमें खराब करनी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने बिहार की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? जितना पैकेज दे रहे हैं उतना पैकेज दे रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। करीब 8 करोड़ मतदाता है बिहार में, उनमें से 5.5 करोड़ के आसपास मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं और उनमें से 12% को 65 लाख को तो आपने वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। बावजूद इसके कि नवंबर में जब चुनाव होगा तो पिछले 10-11 साल में वोट चोरी के लिए जो नई नई तकनीकें ईजाद हुई हैं, नई नई तिकड़मों का जो खुला खेल फरोख्ताबादी है, उसका भी सत्तारूढ़ दल जमकर इस्तेमाल करेगा। इस बार फिर भी नीतीश कुमार जी का और भारतीय जनता पार्टी का लौटना मुश्किल है। इसकी कोई बहुत सारी ठोस वजह है। पहली सबसे वजह यह है कि लोग अब अच्छी तरह समझ गए हैं कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू कभी थे ही नहीं। दूसरी वजह यह है कि आजकल सार्वजनिक तौर पर उनका ये जो रंगीला रतन वाला व्यवहार है वो इस तरह सबकी जुबान पर है कि एक गंभीर राजनेता की उनकी छवि पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बहुत पसोपेश का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी, सुधांशु जी जानते हैं कि नीतीश को किनारे करने की फिराक में है। इंडिया का बहुमत आ भी गया तो इस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशों में अभी से बिसाते बिछा रही है। नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह जेडीयू को लड़ने के लिए ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है और अनिश्चितता है सुशासन की। जीडीपी में 15वें क्रम पर, प्रति व्यक्ति जीडीपी में सबसे नीचे 33वें क्रम पर बिहार। 66,500 रुपए प्रति व्यक्ति जीडीपी है बिहार की। प्रति व्यक्ति आय 183 रुपए रोज है। 16% लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो बेरोजगारी की दर करीबन 5% है। सिर्फ 14% घरों में नल से पानी आता है। 40% घरों में आज भी बिजली की कनेक्शन नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 34वें क्रम पर, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में 33वें, एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स में 20 प्रमुख राज्यों में 19वें नंबर पर, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जैसे भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार विभाग तय करता है, सुधांशु जानते हैं, उनमें बिहार 18 प्रमुख राज्यों में से 15वें स्थान पर है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके। 36 में से 18। पंकज जी, आप इतने अच्छे फैक्ट्स बता रहे हैं, सही या गलत मैं आइडेंटिफाई तो तब करूं जब समझ पाऊं। एक मेरा निवेदन है, अगली बार जब टीम बोले तो कैमरा बुला लीजिए सर, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। सतीश के सिंह, सुधांशु जी, सतीश जी के बाद, थैंक यू। अनुराग जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। हाँ, सतीश जी के बाद सतीश के सिंह। सतीश जी, सुधांशु जी की बात में आप अगर उनकी बातों में पड़ गए तो लग रहा है इतना सुनहरा देश है, अब तो इसको कुछ जरूरतें नहीं है। मैं कह रहा हूं देश में बेरोजगारी की इमरजेंसी है। जो असमानता है 87 सालों में सबसे ज्यादा है और बेरोजगारी जो है वो 50 सालों के उच्चतम स्तर पर है। 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया था मोदी जी ने प्रति साल। आप पता कर लीजिए, ईपीएफओ कम से कम पीरियोडिक लेबर सर्वे का ही देख लीजिए ना, उसमें क्या आता है। हालत अच्छी नहीं है सुधांशु जी, आप जितना बोलते रहिए अच्छी नहीं है। आप H1B वीजा पे आपको जो है घंटे घंटे जो चाबुक मारता है ट्रम्प, 4 दिन हो गए आज H1B वीजा पर, उसमें जेनजी भी शामिल है। क्या उसके लिए राहत का काम किया आपने? कुछ बोलते ही नहीं, बोलती आपकी बंद है। दूसरी बात देखिए, मोदी जी आज अपने विरोधाभास में घिर गए। मोदी जी कहते थे
कि 56 इंच खून पानी और एक हफ्ता में 3 बार पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं। मोदी जी को 10,000 रुपए देने के लिए बिहार जाना पड़ता है। आप ये सोचिए ना कि कहाँ स्थिति पैदा हो रही है। आपका जो है अब फॉरेक्स घटने लग गया, आपका जो खाने का तेल होता है वो 63% घट गया एक्सपोर्ट में। तब आपको स्वदेशी की याद पड़ती है, तब आपको आत्मनिर्भरता की याद पड़ती है 12वीं साल में। और हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रीय मंत्री कहते हैं कि जो है हालत इतनी खराब हो रही है, जो कि आरएसएस के बैठक में सवाल उठाते हैं कि जो भी विकास हो रहा है, अरे 65 से 70% तो वो एक जगह कंसंट्रेट हो रहा है 10% लोगों के बीच। तो ऐसा क्यों इकोनॉमिक्स चाहिए हमको? ऐसा हमको इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए। आप समय रहते सबको सुलझाइए। आप क्या लाख करोड़ रुपए का एक योजना लेके आए? सुधांशु जी देखिए, बेसिक पॉइंट है। 9,000 इससे पहले मैं एंडिंग कमेंट्स लूं आपका, एक शॉर्ट इंटरवेंशन। वो कह रहे हैं आपके कागज कुछ और बात कहते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है, जो कि सोमनाथ जी कह रहे थे कथनी करनी में फर्क। देखिए, मेरा मानना है, मैं सतीश जी से पहले भी कह चुका हूं, आप विशेषज्ञ हैं तो अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान में रख के बोला करिए। पंकज जी ने अभी कहा कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 66,000 है। पंकज जी 2005 में कितनी थी बताइए? एक लाइन में बताइएगा, लंबा भाषण मत दीजिएगा। नहीं पता होगा, ये होता सेलेक्टेड डाटा। अब मैं बताता हूं, 2005 में थी 6,000 कुछ सौ रुपए, आज है 67,000 कुछ सौ रुपए। 2000 सर अपना टर्न पे बोले, अब नहीं बोल पाए ना। मुझे पता था कि आपको जो दिया गया वो आप आके पढ़ने लगेंगे। आप विशेषज्ञ के रूप में बोलिए, विशेषज्ञ पूरी जानकारी रखता है। या कह दीजिए मैं प्रवक्ता के रूप में बोलूं, प्रवक्ताओं की मजबूरी समझ में आ सकती है। अब मैं बता रहा हूं, बिहार का अच्छा बजट कितना था 2005 में? बताइए कितना था? जी आप ये फिर देखिए, नहीं पता होगा। 23,000 करोड़ था, आज है 3.25 लाख करोड़। अब सुनिए अपने टर्न पे, अब मुझे मैंने कहा था भाषण नहीं, या तो फैक्ट पता हो तो बोलिए, नहीं तो फिर अब छोड़ दीजिए। अब सुनिए, बिहार में जब हमारी मैं इसलिए बता रहा हूं कितना गहरा नीचे। अब फिर बीच में बोलने लगे सर आप। अब मुझे पता था एक वाक्य बोलना हो, अब बता रहा हूं। बिहार में बिजली 22% क्षेत्रों में थी केवल, आज 100% बिजली का कवर हो गया है। आज बिहार की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 11% से लेकर 14% के बीच में रही है। ग्रोथ रेट में बिहार लगातार भारत के टॉप 5 राज्यों में निरंतर रहा है। अब खैर उसकी बात अपनी जगह। दूसरी आपने कही थी वो नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया। साहब क्या बोलते हैं, किनारे का तो नजारा ध्यान है। जब राहुल गांधी जी बैठे थे और किनारे में बैठे हुए थे तेजस्वी जी, राहुल जी से पूछा गया कि सीएम का चेहरा आपका कौन होगा, जबकि तेजस्वी जी बेचारे बोल बोल के गला सूख गया था कि पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे। इसके बावजूद तेजस्वी जी हसरत भरी निगाहों से राहुल गांधी की तरफ देखते रहे, मगर राहुल गांधी जी के मुंह से नहीं निकला कि हमारे कैंडिडेट किनारे बैठे हुए तेजस्वी जी होंगे। और वो सुनकर तेजस्वी जी का मुंह छुहारे जैसा हो गया। हमारा तो सिटिंग सीएम है, नीतीश जी हैं, नीतीश जी रहेंगे, मगर किसके यहां लड़ाई है, किसके यहां कचमकच है, वो दिखाई पड़ रहा है। और सतीश जी, मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहूंगा, सिर्फ फैक्ट के साथ। सर आपने कहा 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है जी, मतलब आप तो हमसे ज्यादा उम्र दराज हैं। 50 साल मतलब 1974-75 में महंगाई की दर क्या थी? 27%। हाँ होगा। रेट ऑफ ग्रोथ 1.8%। हाँ इसी 50 साल में 1991 में भी आता है। हाँ थी, जब सोना गिरवी रखा गया, निगेटिव ग्रोथ रेट, रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ, सारे के सारी चीजें ठप हो गई थी। भारत को सोना, उससे ज्यादा बुरी स्थिति है। साहब आप विशेषज्ञ, ऐसा सरेआम झूठ बोल के अपनी फजीयत नहीं करानी चाहिए। 50 साल में सबसे बड़ी, मैं चैलेंज करके कहता हूं 10% से ऊपर आप लोगों की महंगाई की दर एक नहीं अनेक बार रही, और विकास की दर आपकी कभी भी आधे पर भी नहीं पहुंची। जमीन पे क्या हो रहा है? 45 करें एग्जैक्टली। तो मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जमीन पे क्या हो रहा है? अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट। 90 का दशक और यहां आके एकदम बोल देना 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। और मैं सोमनाथ जी आ रहा हूं, वीजा पे भी कहना चाहता हूं। हो गया नहीं सुधांशु जी आ रहा हूं वापस। सुधांशु जी वापस आ रहा हूं। ग्लोबलाइजेशन आया था। अच्छा चलिए कोई बात। ओके अनुराग भदौरिया। सुनिए, सुधांशु जी की इस बात की चिंता है। किस बात की? सुनिए, सुधांशु जी की इस बात की चिंता है कि इंडिया गठबंधन में कौन किनारे बैठा था, कौन बीच में बैठा था। प्रभु यहाँ पे बेरोजगार किनारे रखना अनुराग भदौरिया 30 सेकंड से। उसके युवाओं के बारे में चिंता क्यों नहीं करते आप?
महंगाई से लोग हाँ, युवाओं की चिंता करो। लोग किनारे बैठे, उससे उसकी चिंता क्यों नहीं करते? आपने कहा 68 रुपए डीजल, युवाओं की चिंता आपकी सरकार आई थी और आपने क्या बोला था? 68 रुपए हम 40 रुपए पे ले आएंगे। 40 रुपए की जगह आज 100 रुपए पार कर गया था, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। फिर 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी प्रत्येक साल, उसके बारे में क्या हुआ बता दीजिए। अब मुझे H1 वीजा का भी मेरे साथी ने टोका। H1 वीजा में जिस तरह से वहां जेनजी परेशान होगा, उसके बारे में आप बोलने को तैयार हैं। क्रिकेट मैच आप खेलेंगे, एक तरफ कहेंगे कि यहाँ पे नहीं, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन क्रिकेट मैच खेलेंगे, पाकिस्तान को पैसा कमाएंगे, पाकिस्तान पैसा कमा के वापस अपने देश में जाएगा, फिर ये हमारी बहनों को विधवा करने के लिए भेजेगा। ये आप करना चाहते हैं। तीसरा, आपने सुफिया कुरैशी के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपको साफ सुन जाता है कि हमारी जो एक अधिकारी, सैन्य अधिकारी को आतंकवादी का बहन बोला गया, आप कुछ बोले नहीं। फिर आप अच्छा, और व्योमिका सिंह के बारे में जो प्रोफेसर साहब बोले आपके, इतना विकास हुआ तो हर रोज पुल क्यों गिर जाता है बिहार के अंदर में? इस पे आप जवाब नहीं दे पाते। सवाल है कि आपके पास जवाब होता नहीं है। अनुराग जी अभी हो गया, समझो। आप ये देखते हैं कि किसने चाय पी, किसने समोसा खाए इंडिया गठबंधन में, ये आपका अरे समोसा रवि किशन देखते हैं भाई, राष्ट्र का, सुधांशु जी नहीं देखते देश के बारे में बात करने का। लेकिन आपका समोसा रवि किशन का फेवरेट है। नाउ रिलैक्स, क्या हो रहा है? ओके अनुराग जी, आपने पॉइंट, हम तो नहीं पूछते आपकी। अनुराग जी यू मेड अ पॉइंट, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। क्या चल रहा है? देखिए अनुराग जी, जब आप वैलिड पॉइंट कहते हैं, मैं कह रहा हूं वैलिड पॉइंट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सोमनाथ भारती जी, अभी टाइम कम है, समझिए मेरे पास ब्रेक ज्यादा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, समझ में आप लोगों को आ नहीं रहा है, भावनाएं मेरी गरिमा डांट रही है मेरे को। सोमनाथ जी, सोमनाथ जी एंडिंग कमेंट। मैं देख पा रहा हूं कि देखिए बहुत प्रयास करते हैं सुधांशु जी बचाने के लिए बीजेपी को, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं। तथ्य उनके फेवर में नहीं है। पहली सरकार है जिसने कि 8 साल जनता को लूटा जीएसटी के नाम पे, करीब करीब 16 लाख करोड़। फिर कहते बचत उत्सव हो गया। मतलब खुद ही दुख दें और जब दुख हटाने का प्रयत्न करें उसको कहते भाई अब ये जो हमने सुख दिया है उसके लिए धन्यवाद करो। ना देश सुरक्षित है इनके समय में। गलवान वैली में जिसके लिए सोनम वांगचुक ने इतनी बड़ी आंदोलन किया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना के पास चला गया मई 2020 में। कब वापस आएगा भारत के पास? ना युवा सुरक्षित है। आज देखिए पेपर लीक ने पूरे देश के युवा को तंग कर दिया है। 1.25 लाख करोड़ माननीय मोदी जी ने पिछली बार कहा था हम दे रहे हैं बिहार को। 5 काम गिना दीजिए, वो 1.25 लाख करोड़ कहां खर्च हुआ? ना महिला सुरक्षित है, ना डेमोक्रेसी सुरक्षित है। लोकतंत्र सबसे लोएस्ट पे है आज जो कोई बोलेगा जेल जाएगा, जो कोई बोलेगा उसको तंग करेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति डिसेंट ना रखे। सुधांशु जी वो कह रहे हैं भाई जो बोलेगा, और तुरंत बस उन्होंने वांगचुक का नाम नहीं लिया है। चाइना से ये कह रहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 6 नेता और अब सोनम वांगचुक को भी आपने जेल में डाल दिया। ये कह रहे हैं कि भैया जो बोलेगा वो जेल जाएगा। सुधांशु जी एंडिंग कमेंट्स, 45 सेकंड्स हैं कृपया। थैंक यू। एंडिंग, बस एंडिंग कमेंट, सिर्फ 2 पॉइंट बोलूंगा और इनका झूठ बेनकाब हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल में 2017 से लेकर आज तक जितने डिसीजन हुए वो सर्वसम्मत हुए सोमनाथ भारती जी, और वित्त मंत्री जी अभी पिछले साल ही फ्लोर ऑफ द हाउस में बोल चुकी हैं। एक निर्णय सारे राज्यों के वित्त मंत्रियों के सहमत से हुआ है। क्या पंजाब ने विरोध किया? यही प्रॉब्लम है। जीएसटी काउंसिल में समर्थन करना, वहां पे साइन करना और बाहर डिबेट में आकर हल्ला मचाना। मैं चैलेंज करके बताऊं, दिखाइए नोट ऑफ डिसेंट, दिखाइए नोट ऑफ डिसेंट। कहां पे विरोध है? सर्वसम्मत निर्णय हुआ है। विरोध शुरू में कर्नाटक और केरल ने दर्ज करने का प्रयास किया, मगर उसके बावजूद अरे आप दिखाइए क्या फ्लोर ऑफ द हाउस में प्रधानमंत्री सॉरी वित्त मंत्री बोल चुकी हैं। और दूसरी गलती तो आपकी है, फिर बीच पे चिल्लाना शुरू कर देना सर, इसलिए इसको पास नहीं करेंगे। कमाल की बात है। आप दूसरी बात कहता हूं, बिहार के बारे में ये पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं दर्शकों से, ऐश्वर्य जी 2024 की हमारी सरकार आने के बाद जब पहला बजट आया था, विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रदर्शन किया था संसद में कि सब कुछ बिहार को दे दिया है, बिहार और आंध्र के ऊपर सारा बजट लुटा दिया है। आज ये लोग चिल्ला चिल्ला कह रहे बिहार को कुछ नहीं दिया है। मेरे भाई तब झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हो। मैं दर्शकों से जाके कहता हूं, आप चेक कर लीजिए विपक्षी दलों के उस धरना प्रदर्शन को देखिए जो वो पट्टियां लेके खड़े थे जुलाई 2024 में बजट पास होने के बाद कि सिर्फ और आंध्र को दिया है और सबसे ज्यादा बिहार और आंध्र को दिया है। बिहार को इतना दे दिया, आज कह रहे बिहार को कुछ नहीं दिया। देखिए जिसको जितना मर्जी दे दिया, झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी। सुधांशु जी बेनकाब की बात और है, लेकिन एक ही बात रियलिटी है, लद्दाख से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार से लेके गुजरात भारत के युवाओं की उम्मीदें हैं। भारत के युवा ने एक बार नहीं 3 जनरल इलेक्शंस में आपकी पार्टी को पूर्ण समर्थन किया है, पूर्ण समर्थन। उसी की शक्ति, वही युवा शक्ति ने आपको जिताया है। अब वो युवा शक्ति अनुराग भदौरिया आपको भी किया पिछले लोकसभा चुनाव में, 39 सीटें जीते आप। उस युवा के लिए क्या हो रहा है इस पे आप सबको ध्यान, बात कागज की नहीं
बात उन नंबर्स की नहीं कि सतीश जी ठीक है कि आप ठीक है, बात है कि जमीन पे क्या हो रहा है। बिहार में सुधांशु जी आप भी जानते हैं कितनी बड़ी एमएनसीज हैं। अगर आज वहां पे अमेरिका में H1B वीजा समाप्त होता है, कोई बड़ी कंपनी है जो बिहार में आके लगाएगी? नहीं, कोई नहीं लगाएगी। हम क्यों ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बना रहे? 11 साल हो गए आपकी सरकार को। Why are they not doing it? फूड फॉर थॉट है सुधांशु जी, अभी काउंटर नहीं ले सकता हूं, थोड़ा समस्या समझिए। फूड फॉर थॉट है, लोगों के सवाल है, वही मैं सिर्फ बोल रहा हूं। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।